नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स की जो डेट है वो बहुत ही नियर आ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है आप मॉक टेस्ट पेपर और इसमें सोल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से बढ़िया रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज उसी श्रृंखला के अंदर मैं आज आपके लिए लाया हूँ MS एक्सेस का पार्ट 2। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था MS एक्सेस के बारे में, जो कि एक DBMS टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो रिमेनिंग फीचर्स है MS एक्सेस के, कि रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, आपकी जो डेटास के अंदर से रिपोर्ट्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, या MS एक्सेस में जो डेटा है उसको कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने स्पेशली आपके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका जो लिंक है codingexpert.com है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है। वहां से भी आप वेबसाइट पे विजिट करके आप नोट्स और मॉक पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं उनके साथ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो की, आज के टॉपिक की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस के बारे में। MS एक्सेस का हमने डिस्कस किया था कि MS एक्सेस एक DBMS टाइप का सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो उसका मेन पर्पज है वो डेटाबेस को स्टोर करना, साथ ही साथ उसको इजी वे में जो डेटा स्टोर किया है उसको रिट्राइव करके वापस से यूजर को देना एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की रिक्वायरमेंट पर उसको वापस से उसको यूजर को प्रोवाइड करवाना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का मेनली वर्क है। तो हमने DBMS के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे, कुछ उनके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि DBMS के अंदर जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में होता है स्टोर? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है आपका। इस डेटा पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए जो कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम क्वेरी कहते हैं। ठीक है, क्वेरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्वेरी कैसे आपकी एग्जीक्यूट होती है। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल डेटा टाइप, एक्सटर्नल डेटा टाइप की, जो आपका MS एक्सेस का जो टेब है एक्सटर्नल डेटा, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर डेटाबेस टूल और डेटा सेट, इन तीनों चारों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डेटाबेस टूल की। तो डेटाबेस टूल जो है, इसमें आप दिख रहा है ये एक्सटर्नल जो डेटा है, इस टूल की हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल डेटा में जो सबसे पहले रिबन आता है वो आता है आपका इंपोर्ट। वो क्या आता है? इंपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट वाले रिबन की। इंपोर्ट रिबन मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है सिंपल सा, आपकी किसी फाइल को इंपोर्ट करना एक्सटर्नल सिस्टम या किसी और अन्य एक्सटर्नल पार्ट से कुछ डेटा को आपके डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्या है कि आपने जो डेटा है वो पहले आपने एक्सेल की फॉर्मेट में स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब आप इससे पहले जो डेटा है सभी इतनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन था उसका डेटा आपने एक्सेल की फॉर्मेट में स्टोर कर रखा था आपने, और अब आप उस एक्सेल की फॉर्मेट से आप डेटाबेस पे मूव हो गए। अब जब डेटाबेस पे आप मूव हो गए तो आपको वो सारा का सारा डेटा जो आपके एक्सेल फॉर्म में था, एक्सेल फॉर्मेट में था, उसको डेटाबेस में सेंड करना है। तो अब आप ये तो करोगे नहीं कि एक एक एंट्रीज उसमें करोगे, ये तो आप कर नहीं सकते। उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट जो हमारी फाइल होती है, जो हमारी आपकी एक्सेल टाइप की फाइल है, किसी भी फॉर्म में आपका जो डेटा स्टोर है उसमें जो भी टाइप की फाइल है, उसको आप डायरेक्ट क्या कर लेते हो? इंपोर्ट कर लेते हो। आप अपने डेटाबेस में उसको क्या कर सकते हो? डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट इंपोर्ट करने से जो प्रॉफिट रहेगा ये रहेगा कि एक तो आपको जो टाइम लग रहा है वो बहुत कम लगेगा। ठीक है, दूसरा, और सारा का सारा डेटा विदाउट एनी एरर आपके डेटाबेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो मेन पर्पज होता है आपका इंपोर्ट का होता है। ठीक है, अब इंपोर्ट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमें टूल्स मिलती है, कई सारे टूल्स आप देख रहे हैं। सेव इंपोर्ट, एक्सेल, सेव पॉइंट, टेक्स्ट फाइल, XML फाइल एंड मोर। तो सेव इंपोर्ट्स का जो सबसे पहला है कि यदि आप सेव इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो दैट मीन जो आपका इंपोर्ट किया डेटा, आपने जो पहले सेव कर रखा था वो आपने इंपोर्ट किया।
ठीक है। यहाँ आपके डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस इंपोर्ट किया जाएगा वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। वो डेटाबेस के फॉर्मेट में भी हो सकता है, मतलब एक डेटाबेस में आप दूसरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। वो डेटा एक्सेल की फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो डेटा आपकी टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में भी हो सकता है, एक्सएमएल फाइल में भी हो सकता है, और कई अदर फॉर्मेट में भी हो सकता है जो आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपोर्ट वाला पार्ट आता है। इंपोर्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे एक्सिस के लिए यदि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एक्सिस, एमएस एक्सिस, मतलब जो डेटा आप जो फाइल इंसर्ट कर रहे हो यदि वो एक्सेस टाइप की फाइल है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक तरीके की डेटाबेस एक्सेस एमएस एक्सेस की फाइल है, तो इस टाइप की फाइल होगी तो हमको यहाँ से इस पे क्लिक करके उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस टाइप की फाइल को, ताकि जो डेटा है इसके अंदर वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाए, एमएस एक्सेस की फाइल में, डेटाबेस में चेंज हो जाए। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे एक्सेल का। यदि आपका जो डेटा है, यदि आपका जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में हो, एक्सेल फॉर्मेट में, यदि आपका जो डेटा है वो यदि एक्सेल फॉर्मेट में हो, तो एक्सेल फॉर्मेट में हो तो वो डेटा कैसे सेव होगा। यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में जो भी डेटा दे रखा है वो आपकी इस फाइल के अंदर आ जाएगा। यदि आप एक्सेल टाइप की फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो और वो एक्सेल की फॉर्मेट में जो भी डेटा रहेगा उसके रिगार्डिंग जो भी कॉलम्स है उसमें वो डेटा ऐसे कैसे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से शेयर पॉइंट लिस्ट है कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेयर पॉइंट से आप डेटा को इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो आप शेयर पॉइंट से भी क्या कर सकते हो, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो आपके एमएस एक्सेस में। तो हम देख रहे हैं बेसिकली चाहे डेटा किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो, आप एमएस एक्सेस में उसको इजी वे में क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में टेक्स्ट फाइल का हो तो भी वो इजी वे में हो सकता है, एक्सएमएल फाइल का हो तो भी इजी वे में हो सकता है। इसी के साथ साथ यदि वो मोर और दूसरे टाइप्स के होंगे तो उनमें भी वो क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं उसका इंक्लूड कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट्स का मतलब यही रहा दोस्तों आपका कि इंपोर्ट मतलब एक्सटर्नल सोर्स से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी फाइल जो आपको रिक्वायर है आपके डेटाबेस के लिए, उसको उसके डेटा को यहाँ यूज करना, उसके डेटा को यहाँ इंसर्ट कराना ही इंपोर्ट कहलाता है। आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की जो एक्सेल फाइल्स है, जो फाइल्स है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट की, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो एमएस एक्सेस की हो, चाहे वो टेक्स्ट टाइप की हो, चाहे वो एक्सएमएल फाइल की हो, सबकी सब इंपोर्ट की जा सकती है आपकी एमएस एक्सेस में। सभी की सभी क्या की जा सकती है, इंपोर्ट की जा सकती है आपके एमएस एक्सेस में। तो ये जो चीजें हमने डिस्कस की वो बेसिकली डिस्कस की एमएस एक्सेस के बारे में। ठीक है, अब ये जो पार्ट था हमारा वो एमएस एक्सेस का इंपोर्ट पार्ट था, कि इंपोर्ट पार्ट में किस तरीके से हम वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने इंपोर्ट कर ली दोस्तों डेटा, अब उसको यदि मानो किसी को इंपोर्ट चाहिए तो किसी को एक्सपोर्ट भी चाहिए। क्या चाहिए, किसी को एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो डेटा है, जो आपके डेटाबेस में जो डेटा है उसको आप किसी और रिपोर्ट फॉर्म में जनरेट करना चाहते हो, उसको अपने दूसरे सिस्टम में बैकअप के लिए स्टोर करना चाहते हो, या किसी भी पर्पज से उसका बैकअप तैयार करके रखना चाह रहे हो, तो वो होगा रिस्टोर। कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि हम उसको क्या होना जरूरी हो जाता है, हमारा बैकअप हो जाना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि यदि किसी भी समय कोई भी सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम 1 खराब हो गया, तो आपका जो सिस्टम 2 है उसके भी वो इफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हर चीज का क्या करके रखते हैं, बैकअप रखते हैं। तो एक्सपोर्ट सेम वही है कि कोई भी जो फाइल है, चाहे वो आपकी डेटाबेस की फाइल हो या किसी भी टाइप की फाइल हो, आप उस डेटाबेस की फाइल का दूसरा एक कॉपी बना लोगे। एक्सपोर्ट का मतलब है कि दूसरी कॉपी बनाना, सेम डेटा की डेटा फाइल आप दूसरी जगह स्टोर कर रहे हो, ताकि इन फ्यूचर के अंदर यदि कोई भी इश्यू रहता है आपका किसी भी डेटाबेस से, तो आप वहां से वो फाइल्स क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट में जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो मिलते हैं सेव एक्सपोर्ट। सेव एक्सपोर्ट के साथ साथ आपका जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आप आपका एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो डेटा को, वो है एक्सेल फॉर्मेट है, पीडीएफ फॉर्मेट है, शेयर पॉइंट लिस्ट है, वर्ड फॉर्मेट है, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है, और मोर अदर, और कौन से फॉर्मेट में आप उस डेटा को स्टोर करना चाह रहे हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो एमएस एक्सेस में जो मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, एमएस एक्सेस में जो मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्सेस करना चाह रहा हूँ, कि ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी जो है एमएस एक्सेस में यूज ना हो, ये कहीं दूसरे और सिस्टम पे भी मैं इसको क्या कर सकूं, यूज कर सकूं अपने पर्पज के लिए। ठीक है, तो उस केस में एमएस एक्सेस का यूज करते हैं। अब एमएस एक्सेस का जब यूज करते हैं तो इसमें क्या आती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो आपका फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, जो फॉर्मेट होगा वह कैसा होगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में हम बात करें फॉर्मेट की,
तो एक्सेल टाइप का जो फॉर्मेट है, यदि आपका जो डेटा है वो रो या कॉलम की फॉर्म में आ रहा है, एक्सेल की फॉर्म में आ रहा है, तो वो हमें किस टाइप में मिलेगा डेटा? एक्सेल फॉर्मेट में। किस टाइप में मिलेगा? एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। ये जो डेटा मिलेगा वो आपको एक्सेल फॉर्मेट में मिलेगा। आप इसको कहीं से भी डाउनलोड करके उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसी के तरीके से और यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वो पीडीएफ और एक्सपीएस मिल रहा है। पीडीएफ की आप चाहते हो कि जो आपका डेटा है वो इस नॉन एडिटेबल फॉर्म में है। वो क्या है? नॉन एडिटेबल फॉर्म में है। पीडीएफ जो होता है वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होता है आपका, तो यहाँ पे ये डेटा है वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में आएगा। इसको आप कॉपी कर सकते हो, बट इसको क्या नहीं कर सकते? एडिट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर अपनी जो डेटाबेस के अंदर जो आपका स्टोर डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक तरीके से बैकअप उसका आप ले सकते हो। तो बैकअप लेने का जो मेनली पर्पज होता है ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम पे या जब कभी भी आपकी कोई सिस्टम में कोई भी इश्यूज हो जाए या आपकी कोई फाइल करप्ट हो जाए तो उस फाइल को वापस से आप यूज कर सकते हो। दैट इज नॉट बैकअप। वो हमने बैकअप के बारे में, डिजिटल बैकअप प्रोसेस के बारे में जो आपकी यूनिट है नेटवर्क सिक्योरिटी, उसमें भी डिस्कस किया था। तो वही एक तरीके का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो फॉर्मेट मिल रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं कि आप वर्ड टाइप के फॉर्मेट में लेना चाहते हो, टेक्स्ट टाइप के फॉर्मेट में लेना चाहते हो या अदर और फॉर्मेट में लेना चाहते हो, वो यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट चेंज करके उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ये होता है हमारा एक्सपोर्ट रिबन एमएस एक्सेस का। उसके बाद में आता है आपका कलेक्टिव डाटा। अब कलेक्टिव डाटा की जब हम बात करते हैं, जब कलेक्टिव डाटा रिबन वाली बात करते हैं तो उसमें आप दिख रहा है दोस्तों आपको कि यहाँ पे जो है वो आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे क्रिएट एन ईमेल मैनेज रिप्लाई। कि अब एमएस एक्सेस में क्या होता है कि आपने देखा होगा एक और सबसे बेस्ट फीचर एमएस एक्सेस का ये होता है कि आप क्या कर सकते हो कि कोई भी इमेज जैसे क्रिएट करना चाहे, जब हम वैल्यूज कोई भी स्टोर करके रखते हैं आपकी टेबल के अंदर, तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करने के है वो मैंने कोई ईमेल के थ्रू आप जैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्रिएट ईमेल किया आपने और डायरेक्ट उसको ऑटो रिप्लाई भी कर सकते हो। तो मैनेज रिप्लाईज का भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। मैनेज रिप्लाईज के ऑप्शंस में क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि ऑटो पॉपुलेटेड ईमेल आपके पास आते रहते हैं। वो ऑटो पॉपुलेटेड ईमेल कैसे आते हैं? वो ऑटो पॉपुलेटेड जो ईमेल है वो इसी से आते हैं कि कोई भी डेटाबेस के अंदर एक फिक्स फॉर्मेट के अंदर एक ईमेल का फिक्स फॉर्मेट पहले से ही स्टोर कर दिया जाता है। और जैसे ही कोई भी, जैसे आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप देखते हैं चैट करते हैं या किसी कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं, तो फीडबैक के लिए आपके पास जो मेल आता है वो ऑटो रिप्लाई मेल होता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक ही वो मशीन से आपके पास ईमेल आने लग जाता है। तो यहाँ पे कि क्या होगा कि आप दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं कि मैनेज रिप्लाई आप कर सकते हो कि यदि कोई भी आपके पास मेल आ रहा है, आप फिर चाहते हो कि ये एक बाय डिफॉल्ट मैंने एक फिक्स फॉर्मेट में जो भी मेरे से कांटेक्ट कर रहा है मैं उसको सेंड करूंगा। लेट सपोज कि आप जैसे फीडबैक की मेल की बात कर रहे हैं तो फिक्स फॉर्मेट होता है आपकी ईमेल आईडी पे, वो फॉर्मेट सभी को सेम फॉर्मेट को मिलता है। तो वो मैनेज रिप्लाईज का ऑप्शन यहाँ से आपको कलेक्टिव डेटा से मिलता है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ईमेल डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स के ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो हम मैनेज ईमेल रिप्लाईज का यूज करके ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो पॉपुलेटेड जो मेल होते हैं वो इसी के थ्रू आपके पास फॉरवर्ड होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको वो मिलता है डेटाबेस टूल का। डेटाबेसेस टूल के अंदर टैब्स में आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो डेटाबेस टूल का यूज किया जा रहा है वो मेन पर्पज डेटाबेस टूल का यूज करने का रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। कि हमने देखा था कि दो टेबल्स में भी आप उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होगा कि दो टेबल्स आपस में कैसे एक दूसरे से लिंक रहे, कैसे उनका डेटा एक दूसरे से शेयर हुए। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो वो एक रिलेशनशिप के थ्रू पॉसिबल होता है, क्योंकि डेटाबेस का जो मेन फीचर है वो यही है कि दो से ज्यादा टेबल्स को आप आपस में क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, एक साथ अटैच कर सकते हो, उनमें एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसी वजह से हम डेटाबेसेस का मेनली पर्पज, इसी वजह से हम डेटाबेसेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पर्पज है कि कैसे हम एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करें, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर है वो आप कैसे रिलेशनशिप को बना सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एमएस एक्सेस के अंदर। तो आप इसमें सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है डेटाबेस टूल के अंदर विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक क्या है? विजुअल बेसिक बेसिकली एक लैंग्वेज है
जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप यदि डेटाबेस को एमएस एक्सेस को फ्रंट एंड पे यूज ना करके बैकएंड पे यूज करना चाह रहे हो, बैकएंड पे यूज करना चाह रहे हो मतलब किसी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हो, उसको उसके साथ रिलेशनशिप करके आप उसमें डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, रिट्राइव करना चाह रहे हो, तो वो कैसे होगा? तो जो एमएस एक्सेस है वो बेसिकली सपोर्ट करता है आपका विजुअल बेसिक लैंग्वेजेस को। तो विजुअल बेसिक लैंग्वेजेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो डेटाबेस है, एमएस एक्सेस जो डेटाबेस है उसको यूज कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज, जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे, ये आपको एक पूरा विजुअल बेसिक का फॉर्मेट देगा कि यहाँ से डेटा को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारा फॉर्मेट आपको मिलता है विजुअल बेसिक के ऐप से। विजुअल बेसिक के बाद में इसमें आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया था कि एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करने के लिए, एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके जो कॉलम्स है उनको लिंक करना पड़ता है कि किस तरीके से एक टेबल का एक कॉलम दूसरे टेबल के दूसरे कॉलम से लिंक है क्या है, उनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाए ताकि वो एक दूसरे से डेटा को शेयर कर सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप हमेशा क्या होगा, दो टेबल्स में बना रहेगा। रिलेशनशिप के लिए मिनिमम कितनी टेबल्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगी? 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और उन 2 टेबल्स के अंदर यदि जो आप अलग अलग टाइप से डिफाइन रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, ये 4 टाइप के रिलेशनशिप हमने डिस्कस किए थे कि ये चारों टाइप के रिलेशनशिप आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक टेबल का यदि एक कॉलम दूसरे टेबल के दूसरे कॉलम से एसोसिएटेड है और उस टेबल का यदि एक रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड दूसरे टेबल के सिंगल रिकॉर्ड से एसोसिएटेड है, दैट्स मीन इट इज अ 1 to 1 रिलेशनशिप। दैट्स मीन इट इज 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम यदि रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक टेबल, आपकी ये है स्टूडेंट टेबल है, ये टेबल 1 है, इसी तरीके से आपकी टेबल 2 है। अब फर्स्ट टेबल के अंदर आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर कर रखा है। फर्स्ट टेबल में आपने क्या कर रखा है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर कर रखा है। उसका एक एनरोलमेंट नंबर है, उसका नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप फर्स्ट टेबल में आपने स्टोर कर रखी है। देन आपने एक और दूसरी टेबल बनाई और उस दूसरी टेबल के अंदर आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की। दूसरी टेबल के अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है वो है उसके रिकॉर्ड का, रिजल्ट के रिकॉर्ड का। रिजल्ट के रिकॉर्ड का मतलब मार्क्स रिकॉर्ड आपने स्टोर कर रखे हैं। अब मार्क्स रिकॉर्ड आपने स्टोर कर रखे हैं तो मार्क्स रिकॉर्ड के लिए आपको भी क्या क्या चाहिए, एनरोलमेंट नंबर चाहिए, नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए। तो इसके अंदर या तो 2 केसेस होंगे कि आप फिर से मार्क्स रिकॉर्ड के अंदर आप क्या कीजिए, अपने जो भी स्टूडेंट्स है उनका वापस से रिकॉर्ड इंसर्ट कीजिए, मतलब उनके मार्क्स एंटर कीजिए, उनके नेम एंटर कीजिए, देन उसके मार्क्स एंटर कीजिए। हम क्या करते हैं इस चीज को रीयूज का मतलब इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए कि आपको वापस से क्या नहीं करना पड़े, मार्क्स, नेम और एनरोलमेंट नंबर ये सारे वापस से उसमें एंटर ना करना पड़े। इस वजह से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टेबल का डेटा ऐसे कैसे सेकंड टेबल में मूव करा देते हैं। तो वो लिंक किसके थ्रू होगा, रिलेशनशिप के थ्रू। तो आप क्या करेंगे कि यदि जब कभी हमें रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों टेबल से रिकॉर्ड उस रिलेशनशिप के बेस पे फाइंड कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। उस रिलेशनशिप के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट के टाइम पे होता है कि आप जब फॉर्म भरते हो तो आपका डेटा उस समय एक अलग टेबल्स में स्टोर होता है, जब आपका रिजल्ट बनता है तो वो अलग टेबल में स्टोर होता है, और फिर दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करके आपका रिजल्ट आपको शो कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपको एक और मिलता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी का मतलब है कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आपका कॉलम है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कैसे डिपेंडेंट रहेगा, वो उसका 1 to 1 रिलेशनशिप है या 1 to many रिलेशनशिप है या many to many रिलेशनशिप है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, ये आपको ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी से डिफाइन करना होगा। उसके बाद में यहाँ जो आपको मिलता है एनालाइज का ऑप्शन। एनालाइज के ऑप्शंस में आप देख रहे हो कि ये डेटाबेस काउंट डॉक्यूमेंटर है जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है कि किस तरीके से आपका डेटाबेस वर्क कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। टेबल्स का जो रिकॉर्ड्स है उसको एनालाइज करता है कि जो टेबल्स में जो रिकॉर्ड है उनको किस तरीके से, कैसे वो वर्क कर रही है, कैसे रिकॉर्ड उनमें स्टोर हो रहा है, उन सभी को ये क्या करता है, एनालाइज करता है। तो एनालाइज का मतलब है कि जो भी आपका रिकॉर्ड्स है, जो भी आपका डेटाज है, उसको एनालाइज करना, उन सभी को एनालाइज करना बेसिकली किसका काम है, एनालाइज का काम है यहाँ पे। अब उसके बाद में है आपका मूव डेटा। नेक्स्ट जो रिबन है वो आता है आपका मूव डेटा। मूव डेटा का मतलब क्या है कि एसक्यूएल सर्वर या एक्सेस डेटाबेस है कि आप जो एसक्यूएल सर्वर है, आप पूरा का पूरा डेटा
वहां हमने भी इंपोर्ट फाइल्स और एक्सपोर्ट फाइल्स में जो देखा था वो पर्टिकुलर एक डेटाबेस को एग्जिट कर रहा था, एक डेटाबेस की फाइल को वो या एक टेबल की फाइल को मूव कर रहा था, एक रिकॉर्ड को वो मूव कर रहा था। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में क्या होगा कि जितने भी आपको डेटाबेस के अंदर जितने भी आपके मतलब एमएस एक्सेस में जितने भी एप्लीकेशंस बने हुए हैं जिनका सबका डेटाबेसेस है उन सभी को मूव कर दिया जाता है। उन सभी को एसक्यूएल सर्वर पे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप मूव करना चाहो तो वो यहाँ से हो सकता है। तो मूव डेटाबेसेस का जो मेन पर्पज है वो यही होता है कि आप डेटाबेसेस को पार्ट में डिवाइड करके उसको अदर डेटा एसक्यूएल सर्वर पे मूव कराना या एक्सेस करना, दैट इज बाय मूव डेटा के। नेक्स्ट टूल है डेटाबेस टूल। डेटाबेस टूल है जो बेसिकली यूज किया जाता है आपका एनक्रिप्ट विद पासवर्ड की डेटाबेस को यदि आपको एनक्रिप्ट करना है किसी पासवर्ड से तो वो डेटाबेस टूल्स के थ्रू पॉसिबल है। डेटाबेस टूल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो बेसिकली डेटाबेस टूल है उसका जो मेन काम है वो रिलेशन एस्टेब्लिश करने में है, एनालिसिस करने में है, एसक्यूएल सर्वर्स को आइडेंटिफाई करने के अंदर डेटा को मूव करने में यूज किया जाता है। ये सारा काम आपका किस टाइप में होता है डेटाबेस टूल के अंदर। तो डेटाबेस जो टूल है वो बेसिकली कंप्लीटली वर्क करती है कंप्लीट डेटाबेसेस पे, कंप्लीट डेटाबेसेस पे उनके रिलेशनशिप पे उनको मूव कराने की पोजीशन पे, इन सब पे वो वर्क करती है। आपको डेटाबेस को एनक्रिप्ट करना है, आपको किसी डेटाबेस से जो हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सके उन सभी के भी पर्पज से यूज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, डेटाबेस टूल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आपकी आती है वो आती है डेटा सीट। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है आपकी, डेटा सीट। अब जैसे कि बताना चाहूंगा कि होम, क्रिएट और एक्सटर्नल टूल जो भी है आपकी, इन सब के बाद में हम जो नेक्स्ट स्टेप यूज करते हैं वो आपकी होती है डेट सीट। क्या होती है, डाटा सीट। डाटा सीट पे आप देख रहे हैं कि डाटा सीट जो बेसिकली वर्क कर रही है वो डेटा पे वर्क करने के लिए बनाई हुई है। डेटा पे वर्क करने के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। तो डाटा सीट के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है व्यू। सबसे पहले आपको क्या ऑप्शन मिलता है, एक व्यू जो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि जो डेटा सीट को आप किस तरीके से व्यू कर सकते हो, डिजाइन व्यू कर सकते हो, डेटा सीट में व्यू कर सकते हो। मतलब आपका जो डेटा फॉर्मेट आप कर रहे हो, जो जो कॉलम्स को आपने डेटा टाइप का डिफाइन किया है उनको व्यू करने का परफॉर्मेंस कैसे डेटा सीट में व्यू करना चाहोगे, इस तरीके से व्यू करना चाहते हो या डिजाइन व्यू में आप व्यू करना चाहते हो जहां पे आपकी टेबल्स, हमने देखा था कि टेबल्स नेम और टेबल से सारे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस आपको वो यहाँ से भी मिलता है, डेटा सीट से भी मिलता है। डेटा सीट से भी आप जो डेटा है उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, देख सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जो फील्ड और कॉलम्स का जो एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, फील्ड और कॉलम का जो टेब यहाँ पे मिल रहा है। फील्ड और कॉलम्स का जो टेब है वो बेसिकली किस लिए यूज किया जा रहा है कि जो आपकी जो फील्ड है उनको किस टाइप्स की डिफाइन किया जाए। यदि आप कोई न्यू फील्ड एंटर करना चाह रहे हो उसका टाइप क्या है, तो जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने न्यू फील्ड पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा फील्ड जो टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो यहाँ पे दिखा देगा कि किस टाइप का आपका फोल्डर है, नंबर टाइप का फोल्डर है। मैं चाहता हूँ मैं नंबर टाइप का फोल्डर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा नंबर टाइप का फोल्डर और नंबर टाइप का फोल्डर्स को मैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सारे यूजेज मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ, न्यू फील्ड से क्रिएट कर सकता हूँ। आप न्यू फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा नया फील्ड क्रिएट सकते हैं, आपकी टेबल के अंदर नया फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो यूजेज है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अंदर भी जो टेम्पलेट है वो बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं कि आप जैसे कॉन्टेक्ट का प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के फॉर्म में रहता है कि जो आपका फील्ड है वो किस टाइप का है, वो आपका इवेंट टाइप का है, उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइप का होगा तो उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट आपके फील्ड हो सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट बना हुआ है कि बेसिक फील्ड्स आपके होते हैं वो नंबर होते हैं, करेंसी होता है, डेट एंड टाइम होता है, हाइपरलिंक होता है, चेकबुक्स टाइप का होता है। इसी तरीके से कॉन्टेक्ट्स में जाओगे तो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, जॉब टाइटल, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से मिलते हैं आपको। देन आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। आप क्या कर सकते हैं कि न्यू फील्ड ऐड करने के बाद में आप कोई भी जैसे कि भी एक न्यू फील्ड था, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो डेटा टाइप है वो एग्जिस्ट कर, जो एग्जिस्टिंग डेटा फील्ड है उसमें हम एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में आपको फील्ड्स को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट ए फील्ड इनटू व्यू। हम क्या कर सकते हैं, एक फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फील्ड के ऊपर।
उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे लुकअप कॉलम। लुकअप कॉलम का जो बेसिकली यूज किया जाता है कि आपकी जो वैल्यूज है क्यूरी के अंदर हमने देखा था लुकअप जैसे एक्सेल में यूज किया जाता है कि पर्टिकुलर बहुत सारे रिकॉर्ड्स में से सेम रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना, कि आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स है उनमें से आप सेम रिकॉर्ड को उनके अकॉर्डिंग अरेंज करना। जैसे कि हम बात करें कि आपको आपने रिकॉर्ड जो स्टोर कर रखे हैं वो नेम से कर रखे हैं, रोल नंबर वाइज कर रखे हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट यदि सीट में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर है तो वहाँ लुकअप लगा के आप क्या कर सकते हैं, सेम डेटा वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो लुकअप का जो बेसिकली यूज है वो क्या, लुकअप द वैल्यू इन टेबल और क्यूरी। वैल्यूज या जो क्यूरी है उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लुकअप का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आई वांट टू लुकअप द कॉलम, जब भी मैं कॉलम और जो क्यूरीज है उसको लुकअप के लिए यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि मेरी इसमें कौन कौन सी क्यूरी यहाँ पे एक्सेस स्टोरी है, उन सभी को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अभी कोई क्यूरी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई आंसर मेरे पास नहीं आया है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें इंसर्ट का। इंसर्ट जो ऑप्शन है बेसिकली यूज किया जा रहा है नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए। देखिए मैं जब तक इंसर्ट पे क्लिक किया जा रहा हूँ तो फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड इंसर्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एक को नया फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो, क्योंकि बेसिकली हम बात करें फील्ड और कॉलम्स वाले रिबन की, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलता है, आपको डेटा सीट से भी मिलता है। तो फील्ड और जो आपका फील्ड और कॉलम्स का ऑप्शन है वो डेटा सीट के साथ साथ आपको कहाँ से भी मिलता है, आपके जो व्यू लेआउट है वहां से भी आपको मिलता है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, न्यू फील्ड इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट के साथ साथ डिलीट भी आप कर सकते हो यहाँ से फील्ड्स को, और उसका रीनेम यदि फील्ड्स का यदि आपने जो रीनेम करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फील्ड 1 फील्ड 2 इसका रीनेम देता है सिस्टम, तो आप यदि इस फील्ड को मैं यदि नाम लिखना चाहूँ तो मैं इसको, तो यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। डिफरेंट रीनेम मतलब आपका फील्ड का जो आप अपने अकॉर्डिंग जो नेम सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे फील्ड क्रिएट करने के बाद में डेटा टाइप। नेक्स्ट आपको डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि आप जो आपका जो कॉलम है जो आपने डिफाइन किया है उसको किस तरीके से आप डेटा टाइप उसमें इंसर्ट कराना चाहते हो, टेक्स्ट टाइप कराना चाहते हो, नंबर टाइप कराना चाहते हो, डेट एंड टाइप कराना चाहते हो, करेंसी टाइप कराना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ से मिलते हैं। तो बेसिकली डेटा जो सीट है वो वर्क करता है आपके डेटा के ऊपर, किस पे वर्क करता है, डेटा के ऊपर, कि उसका टाइप क्या होगा, उसका फील्ड का नाम क्या होगा, उसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, वो यूनिक होगा या रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक और आपको ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस का। ये रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस भी वही जो यूज किया जाता है कि यदि दो टेबल्स में आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, क्यूरीज में कर सकते हैं, बोथ में कर सकते हैं। कि यदि रिलेशनशिप रिपोर्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी किस तरीके का रिलेशनशिप है, ये टेबल्स आपको शो करेगी कि कौन कौन सी टेबल्स के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप बने हुए हैं। तो यहाँ से हम इनको डिजाइन व्यू के अंदर से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी इसमें डेट शीट के व्यू से भी देख सकते हैं। तो मेनली जो पर्पज हमारा रहा एमएस एक्सिस का, वो यदि मैं शॉर्ट टर्म में आपको बताना चाहूँ कि शॉर्ट टर्म में जो मेनली जो एमएस एक्सिस का यूजेज है वो डेटाबेस को आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डेटा बेस के फॉर्म में स्टोर करना, उसको एक पर्टिकुलर वे में स्टोर करना, ताकि आप उसको क्या कर सके, जब भी आपको यूजेज है उसको इजी वे में रिट्राइव कर सके, उसको अपडेट कर सके। साथ ही साथ आपका जो बेसिकली जो डेटा है उसको दूसरे डेटा से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एसोसिएटेड कर सकते हैं, इजी वे में एसोसिएटेड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको एक्सेल में नहीं मिलते हैं या और अदर फाइल सिस्टम में नहीं मिलते हैं। तो डेटाबेस का यूजेज, डेटाबेस का जो इन्वेंशन है वो इसी वजह से हुआ कि फाइल सिस्टम में जो हमारे ड्रॉबैक्स थे, फाइल सिस्टम में जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने के लिए, कि फाइल सिस्टम में आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो उनमें आपस में ना तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वहां पे रहता है। यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को भी आप रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो सेम डेटा है वो एक से ज्यादा टेबल्स में आप यदि चाहो तो स्टोर नहीं हो सकता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे जो बेसिकली यूजेज किए गए एमएस एक्सेस के अंदर। हमने डेटाबेस के अंदर भी डिस्कस किया था कि क्यों एक फाइल सिस्टम और डेटाबेस में डिफरेंस होता है, क्यों डेटाबेसेस को यूज किया गया एज कंपेरिजन एज फाइल, की फाइल में क्या ड्रॉबैक थे, क्या डिसएडवांटेज थे, ये सारे हमने उस डेटाबेस वाले पार्ट में भी डिस्कस किया है। तो ये सब क्योंकि ये जो है डेटाबेस टाइप का ही एक सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ से अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एमएस एक्सेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमएस एक्सेस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कमांड्स, क्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर, कि यदि कोई कमांड एग्जीक्यूट होती है तो उसको क्या कहते हैं, या पर्टिकुलर कोई क्यूरी को रन कराने के लिए किस तरीके का प्रोसेस आपको फॉलो किया जाएगा, क्या उसका एक्सटेंशन है फाइल का,
इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। ये क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। इसके बाद में जब हम आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमएस एक्सेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑफ एमएस एक्सेस। धन्यवाद।